हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग फाइनली बहुत मेहनत के बाद 5 लेक्चर इंट्रोडक्शन में लगाने के बाद हम लोग पहुंचे हैं प्रश्नावली 2.3 के सॉल्यूशन की तरफ। और एनसीईआरटी की किताब से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन इस एक्सरसाइज को देखने के बाद मेरे को ना बहुत ही अच्छा नहीं लगा यार। अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि जितनी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, 5 इंट्रोडक्शन वीडियोस, और सब में बड़े काम काम की बातें हमने बताई हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर सवाल जानते हो कितने हैं? किताब उठा के देखोगे तो पता चला केवल 5 क्वेश्चन में सब निपटारा कर दिया। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को डिजर्व करती थी और क्वेश्चंस इसमें होने चाहिए थे। मेरे हिसाब से 25 से 30 क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन बहुत ही कम क्वेश्चंस करके, बहुत हल्का, बहुत जीरो लेवल पे ले जा करके खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात होगी, निकला चूहा। ठीक है ना, वो वाली बात हो गई। चलिए जितना है उतना करते हैं। लेकिन मैं क्या करने का मेरा मन है कि मैं इसके साथ एक किताब और होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं अभी इस चैप्टर को निपटा लूँ पहले, उसके बाद एक सेपरेट वीडियो इन जितने मैंने फंक्शन के टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, एक अलग से एक वीडियो 25-30 क्वेश्चंस का मैं आपको दूंगा, ताकि आपकी में सब बातें अच्छे से क्लियर हो जाए जो मैंने आपको कराई थी। ठीक है ना। चलिए जो है उसे ही करते हैं। अभी तो ज़्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, जितना है उतना करेंगे। तो मेरे भाई इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन हैं। संबंध ही फलन होते हैं, ये हमने बात बताई थी आपको। और कौन से संबंध फलन होते हैं उसकी डेफिनेशन और उसको एक कायदे से हमने पहले इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। ठीक है ना। तो कह रहा है कि कौन से फलन हैं, कौन से संबंध फलन है। 3 संबंध दिए इन्होंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनमें चेक करना है कि कौन से फलन है, उसके बाद हमें उनका उल्लेख करना है, नहीं कि कुछ बातें लिखनी है। बातें कुछ नहीं लिखनी है, बता दूंगा क्या लिखनी है। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर मतलब रेंज भी आपको फाइंड आउट करनी है ना। तो बेसिकली हमने एक इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कोई भी संबंध जो होता है ना, कोई संबंध जो होता है वो फलन को क्वालिफाई कैसे करता है, फलन की तरफ कैसे जाता है, उसके लिए 2 कंडीशंस होती थी, है ना। और वो 2 कंडीशन क्या थी, मैं डेफिनेशन एक बार बता देता हूं कि कोई संबंध, ठीक है नहीं, कोई संबंध सपोज कर लो एफ ही मान लिया, एफ समुच्चय, ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन कहलाता है, ठीक है, कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, ये डेफिनेशन में बहुत कायदे से समझाई थी। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में, समुच्चय यहां भी समुच्चय लिख सकते हो, समुच्चय बी में एक और केवल, ठीक है ना, केवल एक, इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में यूनिक, हिंदी में अद्वितीय, है ना। मतलब कोई दूसरा नहीं, केवल एक, है ना, अद्वितीय प्रतिबिंब रखता हो, ठीक है ना, आपके पास में रखता हो। ठीक है, ये है डेफिनेशन कि कोई भी संबंध एफ अगर हम लेके चलें, कोई संबंध एफ, वैसे संबंध को आर से दिखाते थे, लेकिन जब हम इसको फलन बनाने पे तुले हैं तो फाइनली इसको एफ कहना ही कहना। तो मैं शुरुआत में एफ लेके चला कि कोई संबंध एफ जो है समुच्चय ए से बी में है हमारे पास में, कोई संबंध समुच्चय ए से और समुच्चय बी के अंदर हमारा है, ठीक है नहीं, ये संबंध जो है एक फलन बन जाएगा अगर ए के सारे अवयव, प्रत्येक, इस प्रत्येक शब्द का बहुत महत्व है, प्रत्येक अवयव बी के अंदर एक और केवल एक प्रतिबिंब रखते हैं या कनेक्शन रखते हैं। तो इसके अंदर 2 बातें होती थी, हमने वहां भी बताई थी कि पहली बात तो ये कि प्रत्येक अवयव, है ना, इसका मतलब है कि इधर के कोई भी अवयव छूटने नहीं चाहिए, सब इधर से कनेक्शन रखेंगे। और एक और केवल एक प्रतिबिंब, इस बात का बड़ा महत्व है। ये पहली बात यहां से शुरू होती है, दूसरी बात यहां से, तो इन 2 बातों का महत्व है। और इसका मतलब है कि इधर का हर एक अवयव इधर के साथ कनेक्शन रखेगा, तो केवल एक अवयव से कनेक्शन रखेगा, एक अवयव किन्हीं 2 से कनेक्शन नहीं रखेगा। ठीक है मेरी बात।
अभी इसको क्लियर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग जो संबंध दिए गए हैं उनको वेरीफाई करेंगे, है ना, और फिर देखेंगे कि कौन सा संबंध फलन बन जाता है, कौन सा नहीं बनता है। लेकिन इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक देसी एग्जांपल दिया था कि आप क्या करें, इधर वाले जो हमारा जो सेट होता है और इधर वाला जो सेट है, आप क्या करें कि दुनिया में इसको तो कह लें बच्चों का सेट, किसको कह लें, बच्चों का सेट। मैंने ये एग्जांपल दिया था, बच्चों का सेट, और इधर की तरफ कह लो माता पिता का सेट, माता पिता का सेट। तो ये कंफर्म था कि प्रत्येक अवयव, तो मतलब सभी बच्चों के इधर की तरफ माता पिता मिलेंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके माता पिता ना हो, है ना। देन एक और केवल एक, ये भी कंफर्म है कि एक बच्चे के माता पिता एक ही होंगे, एक बच्चे के दो माता पिता नहीं होंगे। तो दैट्स, ये बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है किसी भी फलन को एरो डायग्राम में बना करके, सॉरी किसी भी संबंध को एरो डायग्राम में बना करके, तीर आरेख से बना करके ये चेक करना कि फलन है या नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट को चेक करूं और एरो डायग्राम से ही करता हूं, तो फर्स्ट को जब मैं चेक करूंगा तो फर्स्ट के लिए मैं क्या करता हूं, दो आपके पास में दो सेट ही बना लेता हूं, और इसके अंदर जो पहला सेट है कॉल ए, ये बी है, और फर्स्ट में आएगा ये कर्मी द्विगुण जो है इसका पहला घटक 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, और इधर की तरफ आएगा 1, 1, 1, 1, 1 ही है तो एक ही आएगा क्योंकि 1 रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू दिस, इस कर्मी द्विगुण के हिसाब से 2 संबंध रखता है 1 से, ठीक है, 5 संबंध रखता है 1 से, ठीक है, ये संबंध रखता है इससे, ये संबंध रखता है इससे, ये संबंध रखता है इससे, ये संबंध रखता है इससे। अब या तो इस डेफिनेशन से वेरीफाई करा लो या नीचे माता पिता वाले एग्जाम्पल से। क्या ये फंक्शन है, क्या ये फलन है, क्या बिल्कुल फलन है, क्योंकि पहली कंडीशन कि सभी बच्चे जो है ये 2, 4, 5 ये जितने भी बच्चे हैं इन सबके माता पिता रहे ही हैं, और प्रत्येक बच्चा किसी एक से ही जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही अवयव से कनेक्शन रखता है। भाई ऐसा हो सकता है ये माँ बाप के इतने सारे बच्चे सब भाई बहन वगैरह हो सकते हैं ना, तो ये फलन है, इट इज अ फंक्शन, फलन है। तो उल्लेख कुछ नहीं करना है, हाँ फलन है। उल्लेख करना चाहो तो फिर ये डेफिनेशन पेल दो, है ना, कि सेट ए के सभी अवयव प्रत्येक अवयव बी में, ठीक है ना, एक और केवल एक प्रतिबिंब रखते हैं, तो वो बात कह दो, वो खुश हो जाएगा, इतनी बात काफी उसके लिए। अब अगर ये फलन है तो उसका परिसर, तो हमें पता है परिसर क्या होता है, रेंज क्या होती है, परिसर क्या होता है, व्हाट इज परिसर, है ना आपके पास में। ये फ्रेम में नीचे आ भी रहा, नहीं आ रही, मेरी कुर्सी तो नहीं नीचे आ रही है इसमें, नहीं ठीक चल रहा बिल्कुल यार, कैमरा मेरा, ऐसी बात नहीं है। तो परिसर यानी कि जो रेंज होगा, है ना, रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है, उन सभी अवयवों का सेट होती है जहां पर ये मैप करते हैं, यानी कि इधर की तरफ जो ये जिससे संबंध रख रहे हैं, तो 1 ओनली एक अवयव आएगा 1। सेकंड उठाते हैं, सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, सेकंड वाला, इसका भी एक एरो डायग्राम बना लेते हैं ऐसे ही करके, है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, अवयव ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये है 2, 4, है ना, 6, 8, 10, 12 एंड 14, राइट, और इधर की तरफ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7 तक है केवल। 2 कनेक्शन रखता है 1 से, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस रिलेशन के हिसाब से ये 2 पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा, कभी कोई देख रहे हो कि सर जी कैसे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू दिस हम लगा रहे हैं। तो बिल्कुल साफ सुथरी बात है, ये तो सब अच्छे परिवार से लोग हैं, क्योंकि एक माता पिता का एक ही बच्चा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो सब कंडीशन फुलफिल हो रही हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो मेरे भाई ये एक फलन है, ठीक है, ये एक फलन है, फलन है कि, है ना, प्रत्येक अवयव उधर की तरफ इमेज रख रहा है ना, सब बच्चों के माँ बाप इधर मिल जा रहे हैं, और लड़ाई वाली कोई बात भी नहीं है कि एक बच्चे के 2 माँ बाप नहीं है। तो इसका भी परिसर अगर लिखेंगे हम लोग, रेंज जो लिखेंगे, परिसर यानी कि रेंज जो लिखेंगे, तो व्हाट इज रेंज, रेंज होगी ये सभी जितने माता पिता हैं, 2, 3, 4 जिनके बच्चे होते हैं, 5, 6, 7 एंड ये वाला, ठीक है ना आपके पास। लेट्स चेक थर्ड वन, जो तीसरा है मैं उसको यहाँ चेक कर लेता हूँ, इतनी ही औकात है इस क्वेश्चन की, इससे बड़ी है भी नहीं,
तो यहाँ पे मैं इसके दो एरो डायग्राम से बड़ा आसानी से 1 3 है ना, 1 1 1 1 1 2, तो 1 दो बार तो आएगा नहीं, 1 आएगा, केवल 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 एंड 5, 3 5 एंड 5 दो बार रिपीट नहीं होगा, तो 1 का कनेक्शन रखता है 3 से और 1 कनेक्शन रखता है 5 से, ये यहीं पे लड़ाई हो गई। इस बच्चे के दो माँ बाप हैं, ओरिजिनल तो एक ही होंगे ना, तो ये गड़बड़ हो गया। और दूसरी बात करें, दो कनेक्शन रखता है 5 से, कुछ भी उससे क्या है, फलन नहीं है, और जब फलन नहीं है तो रेंज वेंज का मतलब ही नहीं रहे, फिर हमें परिसर वरिसर कुछ नहीं निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे बेटे ये दूसरा क्वेश्चन है, आई थिंक यही बस दमदार सवाल है, इसमें मुझे लग रहा है कि 20-25 क्वेश्चन होने चाहिए थे इसी टॉपिक पे, कि फलनों के प्रांत यानी कि डोमेन एंड कोडोमेन निकालने वाले, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। अंग्रेजी में प्रांत को डोमेन कहते हैं और परिसर को रेंज कहते हैं। फंक्शंस की रेंज और डोमेन निकालने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 2 क्वेश्चन दे करके काम खत्म कर दिया है, लेकिन हम लोग चलिए इन्हीं को करते हैं अभी, तो बाकी आगे देखेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि डोमेन यानी कि प्रांत क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि डोमेन क्या होता है, डोमेन फंक्शन के लिए डोमेन क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो डोमेन हमने बताया था कि x के उन सभी मानों का समुच्चय, उन सभी मानों का समुच्चय, मानों का समुच्चय, ठीक है, जहां fx आपका परिभाषित हो, ठीक है ना, डिफाइन हो जाए, परिभाषित हो, ठीक है। अब आपको क्लियर आएगा इस क्वेश्चन में, कुछ चीजें बहुत बढ़िया सीखने को मिलेंगी आपको, बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छा सवाल है। और परिसर क्या होता है, परिसर क्या होता है ना, परिसर यानी कि जो रेंज है, क्योंकि 2 ही चीजें पूछी है, परिसर और रेंज पूछा है, तो रेंज क्या है मेरे पास में, तो रेंज की जो डेफिनेशन होती है हमने बताई है आपको कि fx के मानों का समुच्चय, मानों का समुच्चय अगर हम बना के लिख देंगे तो हमारा रेंज आ जाएगा, समुच्चय, ठीक है। तो ये 2 बातें हैं, इन 2 बातों का बहुत ध्यान रखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी बातें आपके समुच्चय वाली भी इस्तेमाल में होंगी, इसके आंसर देने के तरीके कुछ अलग हैं, तो थोड़ा सा समय दे करके अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, और हमारे पास fx जो नियम, जो हमें एक फंक्शन दिया है, जो नियम दिया गया है वो है कि मॉड ऑफ x के बाहर एक माइनस, इसका मतलब समझते हो ना, मॉड ऑफ x मीन्स क्या है, मॉड ऑफ x मीन्स क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब हमने इसको पढ़ाया था, ये एक मॉडुलस फंक्शन है, जब हमने इंट्रोडक्शन के अंदर मापांक फलन यानी कि मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था, वो तो ये था। इसका काम क्या होता है कि अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी अंदर आती है तो -2 इस तरीके से, तो वो पॉजिटिव बना देता है, और अगर हमारे पास सपोज कर लो पॉजिटिव ही क्वांटिटी अंदर आती है तो कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इट मीन्स इस 2 ये जो मोड लगा है, ये जो लाइन बनी है, इसका मतलब है कि ये प्योर पॉजिटिव धनात्मक संख्या में देता है हमेशा। क्लास छोटी क्लासेस के अंदर आपने निरपेक्ष मान भी पढ़ा होगा, वो भी इसी कैटेगरी का था, कैटेगरी यही था, वो कैटेगरी का नहीं। तो बेसिकली अगर हम देखें कि अगर इसका डोमेन देखा जाए, डायरेक्ट देखेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, कि fx इज इक्वल टू ये है, fx इज इक्वल टू हमारा, इस पे ध्यान ना देना, इसको बाद में करेंगे, ये है मॉड ऑफ x। तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर है, अच्छा सुनो देखो ध्यान से, उसने कहा निम्नलिखित वास्तविक फलन, वास्तविक फलन जैसे ही शब्द कहता है ना, तो एक अंडरस्टूड हो जाती है बात, ये बातें अंडरस्टूड हो जाती हैं कि वास्तविक फलन है, वास्तविक, मैं पहले ही बताया था फलन हूं, मान ये फंक्शन है a to b है ना, a to b, ठीक है, और ये वास्तविक फलन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो a है वो हमेशा सबसेट होगा r का, या बराबर भी हो सकता है, पूरा r भी हो सकता है, r मीन्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और b जो है वो पूरा का पूरा आपका सबसेट होगा, यानी कि डोमेन एंड जो इसका कोडोमेन होगा वो दोनों के दोनों ही रियल नंबर्स होंगे। तो इसने इतनी बात कह करके आप लोग सोच रहे होंगे ना कि जब भी हम fx लिखते हैं कोई भी, है ना, तो उससे पहले हम लिखते हैं f कहां से कहां तक है ना, कहां से कहां तक है ये लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं लिखा, तो उसने लिख तो दिया है वास्तविक संख्या, वास्तविक फलन है ये। वास्तविक फलन का मतलब इसका जो डोमेन कोडोमेन होगा वो रियल नंबर्स में से ही आएगा, उसका रियल नंबर का ही, वास्तविक संख्याओं का ही उपसमुच्चय होगा, या फिर अपने आप में वास्तविक संख्या ही होगा, ठीक है ना।
तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे की तरफ। हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। अब मेरी भाई बात सुनो, fx जो है वो इसके बराबर है। हमें सिर्फ ये देखना प्रांत निकालते समय कि उन सभी मानों को लिख देना है जहां पर fx परिभाषित है। fx परिभाषित का मतलब है कि एक वैल्यू निकाल के हमें दे रहा है, सही वैल्यू। वो वैल्यू ऐसी ना हो जो हजम ना हो रही हो, मतलब इनफाइनाइट ना बन पा रहा हो सेट, अनंत ना बन जा रहा हो, ठीक है। या कभी कोई फंक्शन है, मान के चलो कि हमने अंडर रूट लिया किसी भी संख्या का और वो माइनस में आ जाए, ठीक है, आपके पास में, सॉरी ऐसा ना कहो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिर्फ अभी अभी ध्यान रखो कि हमें कोई ऐसी वैल्यू ना मिल जाए fx की कि जहां जो हमारी इनफाइनाइट ना बन जाए सेट, है ना। क्या x का कोई ऐसा मान है रियल नंबर्स में से, रियल नंबर का जो सेट होता है उसको लिखना तो पॉसिबल नहीं होता, है ना, आपके पास में, क्योंकि रियल नंबर्स, सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के, काल्पनिक संख्या आज तक आपने पढ़ी भी नहीं, वो आगे पढ़ोगे। तो रियल नंबर्स जैसे आसमान में तारे जितने उतनी ही ना वो संख्याएं मान लो बस आप, रियल नंबर्स। सॉरी। तो fx इज इक्वल टू हमारे पास में ये कि अब हमें ये देखना है कि क्या x का कोई मान ऐसा है जहां पर fx परिभाषित ना हो रहा, कोई मान नहीं है। आप मनमांचित रखो, x का कुछ भी मान रखो, हमें fx मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि fx ना मिलता हो। तो मेरे भाई, तो डोमेन आपका रियल नंबर का सेट बन जाएगा, मतलब डोमेन इसकी रियल नंबर होगी, यानी कि x के सभी मानों के लिए जो R में से आएंगे ये परिभाषित रहेगा। तो क्लियर हो गया। और आपके पास में रियल नंबर्स को एक शॉर्टकट फॉर्म में भी हम लोग दे सकते हैं। हमने आपको ये आपके आंसर में नहीं दे रखा, लेकिन मैं इसको बताता चलूंगा, जरूरी बात है ये, और मैं इसको यहां छोड़ना नहीं पसंद करूंगा। जो रियल नंबर का सेट होता है, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है, ठीक है ना, उसको हम अगर संख्या रेखा पर देखें तो कैसे दिखाई देता है वो, बीच में सेंटर में जीरो तो दिखाई सकते हैं, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है और इधर हमारा प्लस का इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ये सेट होता है, ये नंबर लाइन जो संख्या रेखा दिख रही है रियल नंबर की है, वास्तविक संख्या की है। अब आप कहोगे गुरुजी, सर जी, भैया, जो भी कहना कहो, कि इनफाइनाइट आपने ले लिया और माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट ले लिया, इधर की तरफ माइनस की तरफ जा रही है संख्या, आपको पता है ना, इधर -1 -2 -3 ऐसे जाएगा, इधर 1 2 3 4। आप कहोगे सर ये माइनस इनफाइनाइट तो कभी आता ही नहीं, आपने पहले में बताया कि अनंत जो है, ये जो इनफाइनाइट है, ये अनंत जो है कभी भी आर के अंदर नहीं आता, तो मैं भी नहीं लिख रहा हूं। तो समुच्चय आर को लिखने का एक तरीका ये बन सकता है, हम लोग इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इधर आप एक काम कर सकते हो, मैं इसको नोटेशन दे सकता हूं इस तरीके से, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। नहीं समझ में आया? ये कोई साधारण ब्रैकेट नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, ये कोई साधारण ब्रैकेट नहीं है, ये ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, जो मैंने आपके पास में समुच्चय वाले चैप्टर में बहुत कायदे से एक वीडियो बनाया था, ये वाला दिखाया जा सकता है। इसका दूसरा नोटेशन, या इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसका एक नोटेशन और हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ऐसे ओपन इंटरवल हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये जो इनफाइनाइट है, ये जो इनफाइनाइट है, ये सेट में वैल्यूज नहीं लेगा, मतलब आपको पता है ये वाली वैल्यू भी नहीं लेंगे और ये वाली वैल्यू भी लेंगे, इनके बीच की सारी वैल्यूज ले लेंगे और वही सारे रियल नंबर्स होती हैं। तो आई थिंक हम लोग इस आर को ऐसे भी दे सकते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, या फिर इसका एक नोटेशन और हो सकता है, इसे खुला ब्रैकेट ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है, ये भी दिया जा सकता है, दैट्स वेरी सिंपल। या फिर आर आप देने का तरीका और भी हो सकता है, रोस्टर फॉर्म में भी आप देख सकते हो, सॉरी रोस्टर में तो बना नहीं सकते समुच्चय निर्माण में, कि आर के अंदर वो सारे एक्स होंगे, ठीक है, जहां एक्स रियल नंबर होगा, है ना, तो ये भी लिख सकते हैं। तो जो आपको समझ में आ रहा हो, समझ में आने का मतलब ये नहीं कि समझ में सारी बात आनी चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। अगर इंटरवल्स, अंतराल का ज्ञान नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप कुछ आगे जिंदगी में गणित को लेकर के कुछ हासिल करना चाहते हो तो। चलिए अब लेकिन हम बात करते हैं रेंज की, लेट्स टॉक अबाउट रेंज। माइनस इसकी रेंज क्या बनेगी, अब मेरी भाई सुनो, फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स, ठीक है ना, ओके। तो भाई
ध्यान से देखो, अगर आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखोगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कहीं से भी कुछ भी रखोगे, आप मेरी बात सुनो, कुछ भी रखोगे, मैं 1 रखूंगा इसके अंदर, तो f1 की वैल्यू व्हाट वी गेट -1 आएगी। चेक कर लो भाई, ये माइनस तो है ही है पहले से भाई। आपने क्या करा, ये ऐसे किया, तो f1 का जो वैल्यू है, वो आपका कितना आया, -1 आ गया। चलो माइनस की वैल्यू रखते हैं, माइनस का 2 रख के देखते हैं, तो मॉड ऑफ -2, तो ये -2 तो 2 ही होता, तब भी माइनस। तो आप एक चीज देखेंगे कि जब भी रिजल्ट देगा तो हमें नेगेटिव चीज देगा, इट मीन्स जीरो भी तो दे सकता है कि f0 अगर निकाल लेंगे तो -0 दैट इज 0। तो इसका मतलब यहां से इधर वाले सारे मान हमें मिल जाएंगे, 0 भी मिल जाएगा, ठीक है बेटा, और इधर तक के सारे मान मिल जाएंगे, ये वाले इनफाइनाइट नहीं मिलेगा बस, ठीक है। तो आप जब रेंज लिखोगे तो रेंज लिखोगे आर नेगेटिव नहीं, क्योंकि 0 भी तो इंक्लूड करा जाएगा। आप इसको इंटरवल की फॉर्म में ही देना, कहां से कहां तक है भाई, कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से। अच्छा, अनंत पे हमेशा जो ब्रैकेट लगेगा वो ओपन ही लगेगा, ध्यान रखना, ओपन, ये ओपन ब्रैकेट का ही, ओपन अंतराल का ही निशान होता है ना, कि ये कोमा कहां से कहां तक, इधर कहां तक, 0 तक। और 0 वैल्यू आंसर में आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो फिर हम लोग इसको क्लोज ब्रैकेट देंगे, अगर नहीं आएगी 0 तो फिर इसको ओपन ब्रैकेट देंगे, लेकिन ये 0 आएगी तो आप अगर इसको लिखेंगे ऐसे करके, भाई अंतराल को समझ के चलना मेरे भाई, आसानी से छोड़ मत देना इसको, अंतराल को समझ लेना अच्छे से, ठीक है ना, आपके पास में। तो ये रेंज हो गया इसका, ठीक है, ये रेंज हो गया इसका, ओके, ठीक है। चलिए, अब हो गया ये क्वेश्चन, तो ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि बस इसी में बहुत सारी बातें करनी, आगे के क्वेश्चंस बहुत खिचड़ी वाले क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं है, इस पे ध्यान दो सिर्फ। अब इसमें हमें इसका रेंज और डोमेन निकालना, तो अब मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए थोड़ा अपने आप को चाय वानी पी के बैठो, थोड़ा सा समझने लायक चीजें आएंगी, बहुत सारी, अब बहुत सारी समझने लायक चीजें आएंगी बेटा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें जो आपने आज तक पढ़ी नहीं है, ठीक है, वो आएंगी। तो फंक्शन जो है, अब इसको यहां से उठा करके इधर ले लेते हैं, जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू दैट इज √9 - x², 9 - x², एंड व्हाट वी वांट, इसका हमें रेंज निकालना है, डोमेन निकालना है। तो फिर वही बात करूंगा, डोमेन अगर निकालना है तो हमें ऐसे x चाहिए, हमें वो देखना पड़ेगा जहां पर f(x) परिभाषित होगा। अब सुनो, मैंने अभी कहा था आपको कि f(x) एक ऐसा मान ना दो, f(x) का जो मान आए ऐसा हो जो हजम हो जाए, मतलब हजम हो जाने का मतलब है, देखो मैं बताता हूं अभी कौन सी हजम होगी कौन सी नहीं हजम होगी, आप खुद ही बताओगे। गुरुजी देखो, अंडर रूट के अंदर कभी आपने माइनस देखा है, जैसे -3, -4, ऐसा कुछ माइनस अंडर रूट में कभी माइनस होता है क्या? अंडर रूट में माइनस का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो कि अगर हम लोग कहें कि x² बराबर 9 है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये x का मान यहां 3 रहा होगा, इस वजह से 9 बना होगा। क्या कभी x² का मान आप -9 कह सकते हो? क्या कभी किसी संख्या का वर्ग माइनस में आ सकता है क्या? आप मुझे बताओ, हो सकता है क्या किसी संख्या का वर्ग कब माइनस में आ सकता है? तो बात हजम नहीं हो रही ना, नहीं हो रही होगी, यानी कि अगर मैं इधर से वर्ग हटाऊंगा तो आप कहोगे √-9, ऐसा हो नहीं पाएगा ना, ऐसा होगा। एक चैप्टर पढ़ेंगे सम संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर ये पूरा का पूरा पढ़ा जाएगा, जहां हम काल्पनिक संख्याओं के बारे में जिक्र करेंगे। तो अभी तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखें कि अंडर रूट में अगर माइनस है तो परिभाषित नहीं है, हमारे हिसाब से परिभाषित नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको परिभाषित करना चाहते हैं तो 9 - के x² जो है, 9 - के x², वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। 0 भी हो जाएगा तब भी चल जाएगा भाई। √0 ठीक है, लेकिन √-1 भी गलत है, √-2 भी गलत है, मतलब माइनस में कोई भी नेगेटिव आ जाएगा, कोई भी नेगेटिव चीज आ जाएगी तो परिभाषित हम नहीं मानते कि परिभाषित नहीं है। 0 तक ठीक है, इसके ऊपर अगर हम जाएं, जैसे 1 है, 2 है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास में। मतलब क्या है, एक संख्या रेखा पे बात करते हैं, कि अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ -1, -2, -3, -4, इधर की तरफ -∞ तक जाएगा,
और 1 2 3 4 5 और ये आपके पास में इधर प्लस इन्फिनिट तक जाएगा। तो मेरे भाई अब ध्यान से देखना, हमने कहा कि ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वाला जो ये वैल्यू है ये वाली, ये कहाँ से आनी चाहिए, ये कहाँ से आनी चाहिए, इधर वाली वैल्यूज तो आएंगी नहीं कभी भी, ये वाली जीरो आ जाएगा, जीरो से इधर वाली वैल्यू नहीं आएंगी, जीरो आ जाएगा लेकिन जीरो के से इधर वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो मतलब सीधी बात है, मतलब सीधी बात है कि जो ये वैल्यू है वो जीरो से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। जीरो से बड़ी या बराबर वैल्यूज किधर मिलेंगी, इधर मिलेंगी, या तो जीरो या 1 या 2 या 3 या 4, इधर की जितनी वैल्यूज आएंगी ये सब हो जाए ब्रैकेट के अंदर, ये इधर के सब हो जाए, इधर वाले सब हो जाए, तो हमारे से कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अगर इधर वाले होने लग जाए तो फिर हमें हजम नहीं होगी बात, ठीक है ना आपके पास में। तो ये जो चीज है यानी कि आपके पास में हमने जो लिखा है कि ब्रैकेट के अंदर वाला मटेरियल हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, अब मेन पॉइंट ये है, क्योंकि एक ऐसी चीज आपके सामने आ गई, अगर आपके सामने ऐसा होता 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आप कूद के पढ़ते कि सर जी रुको मैं करके दिखाता हूँ, उसको एक्स की वैल्यू भी निकाल दूंगा। अभी इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें तुम निकाल दोगे 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, एक बार जोड़ दिया सर जी, एक बार घटा दिया, और जब इसको जीरो रखेंगे एक्स की वैल्यू -3 आ जाएगी, जब इसको जीरो रखेंगे एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। लो उठाओ लेके जाओ। जिसमें बराबर का चिन्ह आता है ये होती है समीकरण, क्या होती है, समीकरण। लेकिन यहां पर अगर ये वाला चिन्ह है या ये वाला चिन्ह है या ये वाला चिन्ह है या ये वाला चिन्ह है, अगर ये चिन्ह आ जाता है, इनको कहते हैं असमीकाएं, असमीकाएं। और असमीकाओं को हल करने का थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा नहीं सारा ही तरीका, समीकरणों को जैसे सिंपल वे में हल कर दे रहे हैं, असमीका को हल करने का तरीका ऐसा नहीं है। और ये इस वजह से भी आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, कारण मैं बता सकता हूं, क्योंकि ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये पढ़ लिया आपने बचपन से, तो आप कहते हो समीकरण लाओ मैं फोड़ दूंगा। लेकिन इस वाले में आप लोगों ने जानकारी नहीं है, तो कोई बात नहीं, इस पूरे चैप्टर्स को हम लोग एनसीईआरटी के अंदर 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी कुछ बातें मैं आपको बता के चलता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो असमीका को कैसे हल करते हैं, चलिए बात करते हैं असमीका को कैसे हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने का तरीका यही है, सबसे पहले इसको समीकरण बना करके आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, ठीक है नहीं, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ अतः लिख करके काम शुरू कर, 9 माइनस 0 लेके चलो, है ना, तो यहाँ से सीधी बात है वही आ जाएगा कि 3 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, जरा मैं एक बार देख लूँ रिकॉर्डिंग चल भी रही नहीं चल रही, सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि यार इसमें मेहनत ज्यादा लगनी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू एक तो 3 आ जाएगी और x की वैल्यू एक माइनस के 3 आ जाएगी। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि क्लास 10 से करते आ रहे हैं, क्लास 10 से 9 बहुत पीछे से करते आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है इनको कहते हैं क्रांतिक बिंदु या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स। इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं ऐसे करके, वही वाली संख्या रेखा जो हमने इसमें इस्तेमाल। इसमें इन दो पॉइंट्स को कहीं दिखाएंगे, बीच में कहीं 0 होगा, मैं केवल इनको दिखा रहा हूं, तो 3 तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, अगर 0 यहाँ है, 1 2 3 ऐसे करके, और यहाँ सपोज कर लो -3 यहाँ है। ये जो दो बिंदु हैं 3 और -3, किसी भी संख्या रेखा को 3 हिस्सों में तोड़ेंगे, ठीक है ना, आपके पास में पहला हिस्सा, ठीक है, ये वाला 3 से प्लस इन्फिनिटी, और बीच वाला हिस्सा ये वाला, और फिर हमारे पास में तीसरा हिस्सा ये वाला। अब इस असमीका का जो आंसर आएगा वो या तो इस हिस्से में होगा या इस हिस्से में होगा या इस हिस्से में होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, बस हम लोग क्या करना है कि वेरीफाई करके देखना कि अच्छा इसमें कुछ पॉइंट्स ले लो, उनको वेरीफाई करके देख लेंगे। जैसे यहाँ पे आप लिख लेंगे -2 -1, फिर आ गया 0, फिर आपके पास में 1 2 ऐसे करके थोड़ा सा गैप लिख लें, जैसे -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 आ गया। ऐसे इधर की तरफ भी आ जाएगा आपके पास में -4 -5, ये तो चलता ही रहेगा, इधर की तरफ 4 5 एंड ऐसे चलता रहेगा। तो पहले आप इस रीजन में से रख के देख लो, कहाँ से, किस रीजन में से, 3 से, ये जो पॉइंट बने हैं 3 से इधर वाली वैल्यूज देख लो रख के, ठीक है। 3 से इधर वाली वैल्यूज जब रख के देखेंगे, किसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर हमारे पास में जो ये है, ठीक है, आपके पास में तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है मेरे भाई। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते थे, अगर थोड़ा सा कुछ ध्यान दें, यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व और कर सकते थे, यहीं पे कर लो।
क्योंकि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो देखो आप ध्यान से, चलो अभी आगे बताऊंगा, अभी इसको सिर्फ वैल्यू निकालनी सीख लो। आप पहले इसमें से रखो, 3 से इधर वाली वैल्यू रख के देखो, 3 रख के देखो, उसमें पहले 3 ही रख के देख लो। जब इसमें मैं 3 भरूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 देख लो आप, ठीक है। 9 माइनस 3 का वर्ग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है ना। तो 9 माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो बराबर का चिन्ह भी तो है, बिल्कुल ठीक बात है, इसका मतलब सही है, इसका मतलब सही है, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी। इधर वाली कोई वैल्यू रख के देखो, इधर वाली कोई वैल्यू रख के देखो, 4 रख के देखते हैं किसमें, अरे वो मिटाई दिया, माइनस के 9 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैं इसमें 4 रख के देख रहा, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 चेक कर रहा हूँ मैं। तो 9 माइनस के 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 9 माइनस के 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये घटेगा तो माइनस के 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चेक कर लो सही है या नहीं है। क्या माइनस का 7 0 से बड़ा होता है क्या? कभी नहीं होता, गलत हो गया मामला। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब आंसर इस एरिया में नहीं होगा। -3 से इनफाइनाइट के बीच में आंसर नहीं होगा, इधर की तरफ आंसर नहीं आएगा। इस पॉइंट ये बड़ा बड़ा बना दे रहा हूं मैं, इस पॉइंट 3 हिस्से है ना, हमने इस हिस्से में देखा, इस हिस्से में आंसर नहीं आएगा। अब इस हिस्से में चेक कर लो, इस वाले में, बीच वाले हिस्से में, तो मैं चेक कर लेता हूं मैं, यार ऊपर चेक कर लो ना, इतनी जगह पड़ी है यहाँ पे, ठीक है ना आपके पास में। तो इस -3 से 3 वाले हिस्से में अगर आप एक संख्या कोई उठा लो, हमारा जो ये था वो था 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसमें से कोई संख्या, जैसे मैंने -1 उठा ली, तो x इज इक्वल टू -1 पर मैं देख रहा हूँ, 9 माइनस के -1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 9 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और जो सत्य है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब आंसर यहां मिलेगा, कंफर्म है, इट इज बिल्कुल कंफर्म है, तीनों में से किसी एक में ही आंसर मिलेगा। तो आंसर मिला हमारा इस बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x जो वैल्यू लेगा x का जो मान आएगा वो इस समुच्चय में से आएगा, इस वाले में से, ठीक है, ठीक है। और ये समुच्चय कैसा होगा, देखो वो 3, कोई है यार बाहर, 1 मिनट रुक जाओ जरा, ठीक है। देखो x जो वैल्यू लेगा वो कैसी वैल्यू लेगा, वो लेगा, देखो ऐसा ना, ऐसा लिखो, अतः हम ये कह सकते हैं, अतः x जो है वो हमेशा 3 से तो बड़ा होगा, -3 से, इधर से तो बड़ा होगा, इधर बड़ा ही तो होता है, और इस वाले 3 से छोटा होगा, इस वाले 3 से छोटा होगा, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है, ओके। लेकिन बराबर भी तो हो सकता है ना, बराबर भी तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखो आप खुद ही देखो कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर में चाहे x इजिकल टू 3 भर लो, है ना आपके पास में, या x बराबर -3 भर लो, ठीक है, ये हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगा। क्योंकि देख लो आप 9 माइनस के 3 भरेंगे तो 9 माइनस 9 0 हो गया, और 0 ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इस वजह से सेटिस्फाई हो जाएगा ये, मतलब 0 के बराबर या बड़ा, तो बराबर आ जा रहा है, इसको भरोगे तब भी 0 आ जाएगा, तो मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये जो है कहने की बात, ये डोमेन जो है आप उसको लिख सकते हैं, एक सेट बनेगा जिसमें x की वैल्यूज आएंगी, और x कहां से कहां तक है, -3 से 3 के बीच में आ जाएगा, ये डोमेन है। और इस डोमेन को देने का तरीका एक और हो सकता है, कि डोमेन को लिखने का तरीका एक और इंटरवल की फॉर्म में भी दे सकते हैं। देखो ये इधर से भी इक्वल टू का साइन है, इधर से भी, है ना। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है ना, तो ये ऐसी कंडीशन, यहाँ पे -3, यहाँ पे और 3, तो यहाँ पे भी ये भी वैल्यू ले रहे हैं, ये भी वैल्यू ले रहे हैं, इनके बीच की वैल्यू ले रहे हैं। तो ये नोटेशन किसकी थी, याद करो, क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल -3 से 3 आपके पास में इसका डोमेन आ जाएगा। तो डोमेन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जरा मैं आंसर चेक कर लूँ यार इसका, कि कहीं कुछ मिस्टेक, क्योंकि बीच में यार रोकना भी मुझे बहुत बार पड़ा है इस क्वेश्चन को। कहाँ गई मेरी एक्सरसाइज? हाँ, आंसर उन्होंने यही दे रखा, ये वाला दे रखा, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको भी याद रखें, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसकी रेंज की तरफ, ठीक है, इस क्वेश्चन की रेंज की तरफ। इस क्वेश्चन को समझ लो आप, बाकी आगे के क्वेश्चन ना आप फुटबॉल खेलते हुए कर दोगे,
ठीक है, चलिए आपके पास अब बेसिकली हम लोगों को क्या चाहिए, रेंज निकालने का ही खेल ज्यादा तगड़ा होता है हमेशा। डोमेन में भी साफ साफ चीजें दिख जाती हैं, लेकिन रेंज में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो रेंज क्या होता है एक्चुअली, एफ एक्स इज इक्वल टू है मेरा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रेंज जो होती है, हमने पढ़ा है कि रेंज जो होती है वो वैल्यू ऑफ एफ एक्स होती है ना, एफ एक्स के मान, एफ एक्स के जो मान आते हैं, है ना। सपोज कर लो इसको एफ एक्स को मैंने वाई कह लिया, वाई इज इक्वल टू, यानी कि जो वाई के मान होंगे वही रेंज होगी, वाई के मान ही आपकी रेंज बन जाएगी, है ना। जो वाई जहां जिस दायरे में वाई आएगा, है ना, आपके पास में वही आपकी रेंज बन जाएगी। ठीक, अभी मैंने आपको ये चीज बताई है ना, ये जैसे कि आपके पास में ये देखो असमीका है ना, ये असमीका को हल करते हैं, जब समीकरण को हल करते हैं, थोड़ा सा उससे हटके बात कर रहा हूँ, थोड़ी मेरे दिमाग में एक बात आई थी। तो जब समीकरण को हल करते हैं तो फिक्स वैल्यू मिलती है कि ये बराबर वाली वैल्यू फिक्स वैल्यू मिलती है, फिक्स वैल्यू मिलती है। लेकिन जब असमीका को हल करते हैं, एस वाले चिन्ह वाले को, तो हमें फिक्स वैल्यू ना मिल करके एक दायरा मिलता है। दायरा मतलब एक रीजन मिलता है, एक एरिया मिलता है। जैसे -3 से 3 के बीच का एरिया मिला हम लोगों को, कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिली हमें। -3 से 3 के बीच के सारे पॉइंट्स मिले, ये सारे इस इक्वेशन के आंसर हैं। लेकिन अगर ये होता तो केवल 3 और 3 आंसर होते। चलो अब इसको हटाओ, उस पे आ जाओ, रेंज पे वापस, है ना। मैं निकाल रहा हूं उसकी परिसर, क्या निकाल रहा हूं मैं इसका परिसर, ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं दोनों साइड का वर्क कर दूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। अब यहां से आप एक काम करो, ठीक है, यहां से आप एक काम करो, आप इसमें x की वैल्यू निकालो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस के वाई स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को कंडीशन तो x के साथ में ही पता है ना, x के कॉरस्पॉन्डिंग ही तो y की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो रेंज निकलेगी भाई। जब x रखते हैं तभी तो y मिलता है, ठीक है ना आपके पास में। एक मिनट फोन आया, वाई स्क्वायर, ठीक है आपके पास में। अब ध्यान से देखना, मैं इसको लिख रहा हूं x 9 माइनस के वाई स्क्वायर आपके पास में अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है वर्ग घटेगा तो उधर रूट चला जाएगा। आप कहोगे सर कि जो x था जब स्क्वायर हटेगा 9 माइनस के वाई स्क्वायर के ऊपर जब रूट जाएगा तो प्लस माइनस आएगा ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, प्लस माइनस ही आएगा, 100% प्लस माइनस आएगा। लेकिन अगर आप प्लस लेके काम करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, माइनस लेके काम करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो मैं प्लस लेके चल रहा हूँ, माइनस को भी आप जैसे मैं करके देख रहा हूँ माइनस से भी आप देख सकते हो, लेकिन इतना देखो। अच्छा अब इसको देखो, अगर x परिभाषित हो जाए भाई, इस वैल्यू के लिए x परिभाषित हो, सीधी बात है कि 9 माइनस के वाई स्क्वायर भी आपका गणन इक्वल टू होना चाहिए 0 से। सेम कंडीशन बन गई ना इधर वाली, देखो यहाँ वाली। और जब इसको मैंने अभी सॉल्व किया था, इसको सिमिलर मैनर से ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे देखो 9 माइनस के एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। ये करते करते रिजल्ट मिला था, डोमेन जो मिला था, हमें जो y की वैल्यूज मिलेंगी वो वैल्यूज मिलेंगी किस सेट के अंदर, जो y होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद में अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, तो हमें मिलेगा कि y जो है वो -3 और 3 के बीच की ही वैल्यू रखेगा। इसका मतलब जो ये भी आपके पास में y आएगा -3 से 3 के बीच की वैल्यू, यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यूज लेगा, बीच में कहीं 0 होगा। लेकिन मेन पॉइंट इज दैट के एक पॉइंट फंस जाता है फिर हमारा। देखो अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम y किसको लेके चल रहे हैं, y इज इक्वल टू हम लेके चल रहे हैं 9 माइनस के एक्स स्क्वायर, और किसी भी संख्या का वर्गमूल माइनस में आएगा क्या, आता है क्या? मान ले किसी भी संख्या का अब y हमेशा पॉजिटिव होगा ना, y तो हमेशा धनात्मक होगा ना। इस रिलेशन से देखो ना, y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर अंदर वाली चीज हमेशा पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, अंदर वाली चीज को हम हमेशा पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हम 0 से हमेशा बड़ा लेके चल रहे हैं, जब यहाँ 0 से बड़ी चीज आएगी तो y तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो y कभी भी y ऋणात्मक नहीं होगा, नेगेटिव, ठीक है नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव नहीं होगा तो नेगेटिव कहां से शुरू होता है, इस 0 से इधर -1 -2, तो इसका मतलब जो है ये नेगेटिव वाली वैल्यूज हमें हटानी पड़ेगी, इधर वाली वैल्यू हटा देंगे, हमारा आंसर बनेगा ये। इसका मतलब जो y रेंज रखेगा अपनी, y की जो वैल्यूज आएंगी वो 0 से, ठीक है ना, 0 से तो बड़ी होंगी या बराबर होंगी, बराबर भी तो हो सकती है, 0 भर लो तो 9 आ जाएगा आपके पास में। यहाँ देखो ना 0 आ सकता है,
जब x की वैल्यू 3 होगी तो y का मान 0 आ जाएगा। और मेरे भाई इधर ये छोटा या बराबर रहेगा 3 से, तो ये इसकी बनेगी रेंज, ठीक है ना। आपके पास में लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका थोड़ा बता देते हैं, लिखेंगे इसको कैसे। तो रेंज जो बनी थोड़ी खिचड़ी ज़्यादा हो गई मैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा था मैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के अंदर होने चाहिए थे, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होकर समझ में आ जाएं, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, कम है, कोई बात नहीं, देखेंगे अभी भविष्य में, अभी तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो इस आंसर को कैसे लिखेंगे, तो जो हमारे पास में रेंज बनेगा, ठीक है, रेंज बनेगी, वो एक सेट होगा y सच दैट कि y जो है आपके पास में वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, है ना, और 3 से छोटा या बराबर होगा। इसको इंटरवल में भी दे सकते हैं कि जो रेंज बनेगी वो इधर से ओपन क्लोज इंटरवल 0,3 आपके पास में आ जाएगी, ठीक है ना। एक बार आंसर चेक कर लें, इतनी मेहनत करी है तो ठीक है। पीछे की तरफ हमने बढ़ के देखा किताब के अंदर, तो बिल्कुल ठीक इसकी रेंज हमने निकाल दी है, ठीक है आपके पास में। तो इन्होंने यहाँ पे ना x की जगह y इस्तेमाल किया है, y की जगह x इस्तेमाल, तो खुद इतना ही कर लेंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बड़े पिद्दी से क्वेश्चन है भाई, ये 2 क्वेश्चन है, इसको फटाफट मैं बहुत जल्दी से खत्म करूंगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये कह रहा है कि f(x) अगर हमारे पास में एक फंक्शन इस तरीके से, एक नियम, एक रूल इस तरीके से, तो f0 का मान निकालो। f0 का मतलब है जहां x है वहां 0 भर दो, 2 × 0 - 5 दैट इज 0 - 5 = -5 आंसर 7। f7 का मतलब f के पेट में x है और इस बार पेट में 7 आया, तो x की जगह हम लोग 7 भर देंगे। 2 × 7 - 5 = 7 × 14 है, -5 = 9 आंसर। ये आप लोग अपने आप ट्राई कर लेना, ठीक है, आगे बढ़ो। ये TC = 9c/5 + 32 है, ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के फॉर्मूला है, ये जो आपने पढ़ा था क्लास 8 के अंदर फिजिक्स के अंदर, कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कैसे टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं लेना उससे हमें। ये कह रहा है कि अगर TC बराबर, इसमें x वैक्स नहीं दे करके f अपना दे करके ये दिया, f की जगह t दे दिया, x की जगह c दे दिया, तो मेरे को निकालना है T0। इसका मतलब हमें क्या करना है, c की जगह 0 भरना है, तो 9 × 0/5 + 32 दैट इज इक्वल टू 32 आंसर। 28, c की जगह 28 भर दो, तो 9 × 28/5 + 32 कैलकुलेट कर लेना TRY। इसमें t माइनस का 10 जब भरेंगे तो आ जाएगा कितना, 9 × -10/5 है ना, प्लस के 32 से काट लेंगे 2 बार, आ जाएगा -18 + के 32, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। नीचे वाले में देखो, ये कह रहा है t का मान बताओ, इस बार उल्टा कर दिया, इस t का ही मान बताना है। अगर TC 22 हो तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि 9c/5 + 32 बराबर TC के तो बराबर है, चेक कर लो ना, यही तो दिया है, TC के बराबर है, तो हमें 9c/5 c का मान निकालना है, 32 है, और ये हमें कितना दे दिया, ये वाला कितना दिया है, 22 दिया है, तो 9c/5 = 22 - 32, तो मेरे भाई 9c/5 = आ जाएगा -10। बाकी आप लोग समझदार हो, TRY यहाँ से c का मान निकाल लेना, 5 को उधर गुणा में 9 बटे में, जो भी आंसर आएगा वो आपका है, मेरा नहीं है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चले बेटा, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी मुझे बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन लगता है, इसमें और क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का हमें परिसर यानी कि रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने में बहुत मजा आता है। अभी थोड़ी देर पहले दूसरा क्वेश्चन किया था, वो थोड़ा सा ज्यादा घुमावदार सवाल था, इधर थोड़े सीधे सवाल है ना। तो पहला सवाल वो कह रहा है कि अगर f(x) हमारे पास में एक फंक्शन है, ये 2 - के 3x के बराबर है, और x कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और x ऐसा है कि जो 0 से बड़ा है, तब रेंज हमें बतानी है। तो बड़े आसानी से, तो मैंने क्या कहा था, जब रेंज निकालते हैं तो क्या होता है, वो f(x) है ना, f(x) के जो मान है, कि f(x) के जो मान आएंगे वो किस सेट में जाएंगे, वो रेंज में जाएंगे, किस में जाएंगे, परिसर में जाएंगे, रेंज में। तो हम लोग क्या करते थे, इस f(x) को ना, इस f(x) को हम लोग y मान लेते थे, तो y के मान निकालते थे फिर हम लोग। y = आपके पास में, एक मिनट कोई आवाज लगा रहा है, ठीक है, तो इसको y के इक्वल मान लेते हैं, और हमारे पास में ये 2 - के 3x है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालो। इसको अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ से x का मान निकालता हूँ, तो x का जब मान निकालूंगा मैं, तो आ जाएगा हमारे पास में 3x = 2 - y, इसको उधर, तो x = हो जाएगा 2 - y/3, है ना। तो अब ये जो वैल्यू है, ये हमारे काम की वैल्यू है,
लेकिन हमें एक बात पता है, चूंकि हमें पता है कि x जो है वो बड़ा है 0 से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है ना, ये देखो दिया है, तो इसीलिए हमने x का जो मान निकाला है वो 2 माइनस वाई अपॉन 3 बड़ा हो जाएगा 0 से। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, बस यही थोड़ी सी कलाकारी है यहाँ पे। जब असमीकरण को हल करते हैं, ध्यान से देखना, इसको ऐसे नहीं हल करेंगे, ये 0 हो जाएगा। जब हम समीकरण को हल करते हैं, मान लें 2 माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 0 होता है, तो आप कहते हैं गुरुजी हो गया 2 माइनस वाई बराबर 0 गुणे 3, ये इधर चला जाएगा, और 2 माइनस वाई बराबर 0, तो आप निकाल दोगे। लेकिन अगर असमीकरण की बात हो, असमीकरण का मतलब बराबर की जगह अगर चिन्ह आपको जो प्राप्त हो जाए छोटे बड़े वाले हो, यानी कि ये वाले हो, ये वाली, ये असमीकरण कहलाती है। तब क्या करते हैं, तब हम करेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणे 2 माइनस वाई अपॉन 3 बड़ा होगा 0 गुणे 3 से। अब देखो, इस 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आएगा क्या, कि हमारे पास आएगा 2 माइनस वाई वो बड़ा होगा 0 से, है ना, या फिर 2, देखो अब सुनो मेरी बात, मैं ये 2 को हटाना चाहता हूँ, 2 को उधर ऐसे नहीं फेंकेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से 2 घटाएंगे, तो -2 इधर कर दिया और 0 -2 इधर कर दिया मैंने, तो इस माइनस से ये कट जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू नहीं, बड़ा होगा -2 से, ठीक है। तो y जो है वो बड़ा होगा 2 से, नहीं, यहाँ पे देखो थोड़ा समझना है यहाँ पे। अब देखो, आपको तो -3 बड़ा होता है -4 से, बात सही है। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ से माइनस हटाऊंगा ना, तो देखो माइनस हटाने पे क्या कंडीशन बनेगी, फिर ये बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर दोनों तरफ से चिन्ह हटता है माइनस वाला के, प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चिन्ह उल्टा हो जाता है, तो यहाँ सेम कंडीशन है, तो y छोटा हो जाएगा 2 से, ठीक है, बस हो गया काम। इसको अगर संख्या रेखा पे देख लें हम लोग, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 -2, है ना, इधर चलते 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 इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना, इधर की तरफ आपका प्लस का इनफाइनाइट होगा, है ना। तो हमें जो y वैल्यू ले रहा है वो कहां से ले रहा है, इस 2 से इधर वाली वैल्यू ले रहा है सारी, ठीक है। और 2 से इधर वाली वैल्यू यानी कि एक जो हमारे पास में y जो वैल्यू लेगा वो किस में से लेगा, तो या ये कह सकते हैं जो परिसर आएगा, यानी कि जो रेंज आएगी वो आएगी एक सेट y सच दैट के जो y वैल्यू लेगा वो आपके पास में हमेशा 2 से छोटी वैल्यू लेगा। तो ये आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है ना, ये आंसर आप इसका दे सकते हैं। और y है क्या बेसिकली, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि y कोई रियल नंबर होगा और y जो है छोटा होगा 2 से। इसको अगर इंटरवल में दिखाई दे, इसको इंटरवल में देखा हमें अंतराल में, तो कैसे दिखाएंगे, क्योंकि 2 से छोटा है, तो अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ, यहाँ पे ये माइनस इन्फिनाइट आ जाएगा, यहाँ पे 2 होगा कहीं ना कहीं, तो इस पे गोली बनेगी जो कि काली नहीं होगी, तो ये इधर से आपका खुला, क्योंकि एक y जो है 2 से छोटा है, बराबर नहीं है। तो हम लोग इसको परिसर को एक फॉर्म में और दे सकते हैं, और वो दिया जा सकता है इंटरवल की फॉर्म में। इधर तो ये ओपन ही होगा, है ना, माइनस इन्फाइनाइट से, इधर से भी ओपन ही हो जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है ना। तो चलिए इसके बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। आप बीच बीच में नोट कर लिया करें इस चीजों को आसानी से। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, सेकंड पार्ट में भी हमें परिसर ही निकालना है, और परिसर कैसे निकलेगा वो हम बताते हैं अभी। देखिए, हमें कहा है कि fx जो है सेकंड में, fx इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस के 2, तो जब परिसर निकालते उसको y के इक्वल लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है ना। और अगर मैं यहां से x स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो y माइनस 2, चेक कर लो, इतना तो कर ही सकते हो, या x इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस के 2, है ना, प्लस माइनस आएगा, आप प्लस वाला लेकर के करें आंसर सेम आएगा। अगर आप ये करोगे ना, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट y माइनस 2, मेरी बात समझ नहीं रहे हो आप, क्योंकि आप जब वर्ग हटाते तो प्लस माइनस चिन्ह आता है द्विघात समीकरण के हिसाब से, लेकिन हम लोग लेते केवल प्लस का है, तो प्लस से और माइनस से दोनों से सेम आंसर आते हैं, तो आप केवल प्लस लेकर के चले, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद में ये क्या कहता है, x, ठीक है नहीं, x कब परिभाषित नहीं होगा, अगर x का मान हमें निकालना है, x का मान अगर हमें निकालना है, तो ये बात क्लियर है कि माइनस के 2, y माइनस का 2 हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है ना आपके पास में। इसका मतलब कि y जो है -2
मैं इधर भी 2 जोड़ देता हूँ और 0 में भी 2 जोड़ देता हूँ, तो यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, तो y बड़ा या बराबर होगा किससे, 2 से, ठीक है ना आपके पास में। इसका मतलब जो रेंज बनेगी, इसकी रेंज जो बनेगी, जो परिसर बनेगा बेटा, है ना, वो बनेगा, इसमें y टाइप के एलिमेंट होंगे, सो दैट y कोई रियल नंबर होगा, क्योंकि उसने कहा ही है y एक वास्तविक संख्या है। और y कैसा होगा, y कैसा होगा, y जो है 2 से बड़ा या बराबर होगा। ये आंसर आपका आ गया। इंटरवल में देना चाहो तो इसको इंटरवल में एक डायग्राम बना लो, यहाँ कहीं ना कहीं इस पर 2 होगा, यहाँ 0 होगा, तो यहाँ 2 होगा इस तरीके से। तो हमारे पास ये, क्योंकि 2 के बराबर भी है तो 2 को हम काला कर देंगे, और 2 से बड़ी वैल्यूज इधर की तरफ जितनी भी वैल्यूज आएंगी इनफाइनाइट तक, है ना आपके पास में। तो यानी कि आपके पास में जो रेंज बनेगी इंटरवल की फॉर्म में, वो बनेगी कैसे, इधर की तरफ ये क्लोज इंटरवल 2 कोमा, और इनफाइनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल होता है ना आपके पास में। तो ये बन जाएगा इसका आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन बचता है इसमें, और वो कह रहा है कि fx इज इक्वल टू, और ये fx इज इक्वल टू x है, पहचानो ये कौन है। ये हमने पढ़ाया था आपको तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज जो होती है, चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको y मान के चलोगे, y इज इक्वल टू x, तो आपके पास में y सभी x जो है सभी y के लिए परिभाषित होगा, कुछ भी रखेंगे हमेशा बराबर वैल्यू आएंगी। तो यानी कि y जो है आपके पास में, y कोई भी रियल नंबर होगा, तो यानी कि जो रेंज होगी इसकी, है ना, रेंज जो होगी वो आपके पास में होगी, इसके अंदर y टाइप के एलिमेंट होंगे, और y कोई रियल नंबर होगा, कोई बाउंडेशन नहीं होगी आपके पास में। यानी कि रेंज जो है बेसिकली हम कह सकते हैं जो परिसर होगा वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर को इंटरवल में लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है आपके पास में, ठीक है। तो बेटे ये थी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपका 2.3 का। बहुत आसान एक्सरसाइज थी, लेकिन और क्वेश्चंस करने चाहिए थे। चलिए कोई नहीं, कराएंगे क्वेश्चन, एक सेपरेट वीडियो इसी तरीके के सवालों को लेकर के आएंगे। पहले थोड़ा सा कोर्स कवर कर लें, ठीक है। धन्यवाद।